नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। आइए अभी देखते हैं सीटेट 2026 जो होने वाला है, जेटेट, ओपीटेट, इन सबों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज सीडीपी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के नाम से आप जिसे जानते हैं, उसी में हम एमक्यू सीरीज का पहला भाग लेके आए हैं चैप्टर नंबर 1 से। और चैप्टर नंबर 1 में है विकास की अवधारणा। इसमें हम क्या जानेंगे, तो इसमें हम वे सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो किसी न किसी प्रकार के टेट परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी टेट में पूछा गया हो, सी टेट में पूछा गया हो, जे टेट, पंजाब के टेट, राजस्थान, छत्तीसगढ़, किसी भी प्रकार के टेट परीक्षा में पूछे गए हैं। और विकास की अवधारणा के चैप्टर का ही क्वेश्चन हो, हम दूसरे चैप्टर का नहीं, तो इसी चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसी को हम देखते हैं। आइए देखते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यूट्यूब पर हैं तो आप देख रहे हैं कि रामा क्लासेस के नाम से हमारी आईडी है, और जो हैंडल है वो है रामा क्लासेस का ही। फेसबुक और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जो है हैंडल है रामा क्लासेस 06 के नाम से। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सी टेट 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए अगर देखें तो ऑप्शन ए में अंतर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी में है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी में है एकीकरण का सिद्धांत, और ऑप्शन डी में है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आंसर यही है, कभी न समाप्त होने वाले। और जो कभी समाप्त नहीं होते वो निरंतर चलते हैं, और जो निरंतर चलते हैं उसी को तो कहते हैं कभी न समाप्त होने वाले। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये निरंतर चलने वाली है, इसलिए निरंतरता का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सी टेट 2011 और यूपी टेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो खेल पद्धति जो है वो किस पर आधारित है? ऑप्शन ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या फिर ऑप्शन डी शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर। तो निचली कक्षा में खेल पद्धति मूल रूप से जो आधारित है वो है आपका विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स का मुख्य हिस्सा है। तो अवधारणाओं का विकास क्या होता है? बौद्धिक विकास, शारीरिक, सामाजिक या संवेगात्मक? सी टेट 2011 का ही प्रश्न है, और आप देख रहे हैं सी टेट 2011 में बाल विकास की अवधारणा जो है उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं सीडीपी में। तो आप तैयार रहिए, आपके आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं उनमें भी सीडीपी में इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। तो अगर देखें अवधारणाओं का विकास में बौद्धिक विकास जो होता है वो संबंधित है मुख्य रूप से डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट का बौद्धिक विकास। अगला, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे खाली जगह से भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत का मतलब अलग अलग। सी टेट 2011 का ही प्रश्न है। तो विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की समान क्षमता, या फिर वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत।
तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी, अलग अलग शिक्षार्थी या स्टूडेंट जिसको हम लोग कह सकते हैं, विकास की दर में भिन्न भिन्न होते हैं। विकास की दर में, किसमें? विकास की दर में। कोई कम बड़े होते हैं, कोई ज्यादा विकास करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। वही क्वेश्चन से रिपीट हो रहा है, तो याद रखना है विकास की दर में। अगला क्वेश्चन, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। जो प्रकृति में सार्वत्रिक है मतलब सब जगह है, उपलब्ध है, का विकास का अर्थ क्या है? ओपीटेट 2011 का प्रश्न है। मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है वो है अभिव्यक्ति। विकास का अर्थ होता है अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न, निम्न में किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षीय वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? समकक्षीय वर्ग के सक्रिय सदस्य किस उम्र में बनते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूटेट लिखा है तो उत्तराखंड या यूपी टेट का है ये प्रश्न। ऑप्शन ए किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था। तो इसका जो सही आंसर है, यहाँ पर क्वेश्चन देखो, समकक्षीय वर्ग के सक्रिय सदस्य। तो जब भी सक्रिय सदस्य बनेंगे समकक्षीय वर्ग में तो वो किशोरावस्था में होता है। आप जान रहे हैं किशोरावस्था में ही वो अपना ग्रुप बनाते हैं। कब? समकक्षीय वर्ग। इस सब में क्या है, दूसरे क्लास के साथ भी वो बना सकते हैं। अगला है, बचपन में सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। यह भी यूपी टेट का क्वेश्चन है। सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता, बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप में प्रतीक्षा अवधि वेटिंग पीरियड है या फिर बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। क्वेश्चन, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता जो है वो क्या है? ऑप्शन ए, बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं। बी, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। सी, बचपन आधारित रूप में प्रतीक्षा अवधि है। या डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो अगर हम देखें तो बचपन जो है वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि, बहुत अधिक विकास इसमें होता है और बहुत अधिक परिवर्तन होता है। तो सही आंसर आपका जो है वो है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। आप अगर साथ में देख रहे हैं, आप आंसर पहले से कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए कहाँ कहाँ हम गलत कर रहे हैं या फिर कहाँ कहाँ आपके सही हो रहे हैं, कहाँ कहाँ आपके गलत हो रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न। और अगर आप अभी तक हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो फेसबुक पेज से जुड़िए, रामा क्लासेस 06 हैंडल है और उसमें आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिलते रहेंगे, बहुत सारी जानकारी मिलते रहेंगे। आप एक बार पेज पर जरूर पधार कर देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल आपको चाहिए पीडीएफ में तो आप हमारे टेलीग्राम रामा क्लासेस 06 के नाम से हैंडल है वो रामा क्लासेस का, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं, शिक्षक का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक का ज्ञान कैसा होना चाहिए? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का या फिर अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो देखिए, अध्यापन विषय का तो ज्ञान होना ही चाहिए और बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान अगर नहीं होगा तो हम बच्चे को समझ नहीं पाएंगे, बच्चे कैसे सीखेंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को फिर से ऑप्शन डी में संयुक्त रूप से दिया गया तो ज्यादा सार्थक जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए किसको? शिक्षक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत सारे क्वेश्चन है, 104 क्वेश्चन टोटल इसमें है।
ओपीटेट का है या 2011 का शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? स्नेह, विश्वास, सम्मान या सभी? तो देखिए स्नेह होना ही चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, सम्मान भी एक दूसरे का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे शिक्षक को गाली गलौज कर दे या फिर शिक्षक जो बच्चे को है दृष्टि से देखे, तो वैसा नहीं। तो अगर देखें तीनों का तीनों सही, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न, ऑप्शन को बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सही नहीं है? तो विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषताएं होती है। देखिए विकास की प्रत्येक अवस्था में विशेषताएं होती है, सही है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होते हैं, ये भी सही। जैसे कोई बहुत बड़े नदी के किनारे रहते हैं तो वो मछली पकड़ना सीख सकते हैं, तैरना सीख सकते हैं, और ये उसका विकास है। जो ऊंचे पर्वतों पर रहते हैं तो उनका शारीरिक विकास उसी प्रकार होगा, और कोई मैदानी इलाके में रहता है तो उसका शारीरिक विकास अलग। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे, वो बिल्कुल सही, खतरा तो होता है। लेकिन एक चीज जो है विकास के संदर्भ में सही, वो ये नहीं कि विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। तो विकास जो है उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, ये कथन गलत है। विकास जो है उकसाने या बढ़ावा देने से भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है, निम्न में कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? उत्तर बाल्यावस्था अगर हम देखें तो 6 से 12 साल, कहीं कहीं 7 से 12 साल। तो 7 से 12 साल मतलब 12 साल से पहले की उम्र के लिए कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ये देखेंगे, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। देखिए सामान्य खेलों के लिए, जैसे अगर छोटा बच्चा है, अगर वो किसी भी प्रकार का पकड़म पकड़ाई सब खेल रहा है तो वो शारीरिक कुशलताएं सीख जाता है, उपयुक्त नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। और आगे देखते हैं, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता मतलब वो खुद से आत्मनिर्भर हो सकते हैं। अब छोटा बच्चा है, क्या लगता है आत्मनिर्भर हो जाएंगे? नहीं। अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, यह भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो गड़बड़ हो रही ये है कि पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये कभी नहीं होता है। कब? छोटे से बालक में, जो बाल्यावस्था में, उसको स्त्री और पुरुष में अंतर लगता ही नहीं है, उसके बाद उनको अंतर समझने लगता है। तो उस समय वो उसकी सामाजिक भूमिका में नहीं होते हैं। अगर पुरुष हैं तब भी स्त्री के साथ खेल लेंगे, और स्त्री हैं तब वो पुरुष के साथ भी खेल लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हम अभी 2011 का ही देख रहे हैं, 2022-23 तक का देखेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि आपका एक चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको आप पूर्ण रूपेण खत्म कर लीजिए और अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी टेट हैं उनके लिए आपका CDP जो है 30 में 30 प्रयास रहे। विकास का अर्थ क्या है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। परिवर्तन होता है उसकी एक श्रृंखला है। दूसरा है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। देखिए ये भी सही, परिवर्तन का एक श्रृंखला चल रहा है, ठीक है। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप हम कोई भी चीज प्रेरित हो रहे हैं, उसके बदौलत कोई परिवर्तन हो रहा है, ये भी सही है। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, यह भी सही है। तो तीनों के तीनों सही हैं। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। अब यहाँ देखिए विकास का अर्थ क्या है? परिपक्वता मतलब खुद से जो देख रहे हैं, खुद से जो आप ग्रहण कर रहे हैं, आपके अंदर जो परिपक्वता आ रही है,
और उसके साथ में अनुभव जो आ रहा है उसके फलस्वरूप होने वाले जो परिवर्तन है वही आपका विकास कहलाता है। परिवर्तन है उसको हम विकास नहीं कह सकते हैं। परिवर्तन को क्या नहीं कह सकते हैं? विकास। विकास ऑप्शन ये, यहाँ फिर से देखें आप, हम जो बोले ऑप्शन ये सही है। परिवर्तन का उत्तरोत्तर परिवर्तन हो रहा है लेकिन उसको हम विकास कर सकते हैं, ये बात गलत है। जैसे पहले बच्चा कभी नहीं लिखने सीख रहा था और वो आज भी नहीं सीख पाया है, लेकिन उसके अंदर परिवर्तन हुआ है। तो परिवर्तन क्या हो सकता है? हो सकता है वो पहले नहीं बैठ पा रहा हो, अब बैठ पा रहा हो। अब पहले बढ़िया से बैठ जाता होगा, अब बैठना ही नहीं चाहता हो। तो परिवर्तन एक अलग चीज है। तो ये नहीं होने वाला है। अभी प्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। अभी प्रेरणा प्रेरणा आपको मिल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आपका जो है सो डेवलप नहीं हो रहा है, विकास का मतलब आपका जो है सो परिपक्वता आपके अंदर नहीं आ रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा विकास हो रहा है? यही चीज फिर यहाँ है, अभी प्रेरणा और अनुभव दोनों को जोड़ दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर विकास है तो परिपक्वता और अनुभव ये दोनों के कारण जो परिवर्तन होती है उनकी जो श्रृंखला है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका ज्यादा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, खिलौने की आयु, टॉय एज। खिलौने की आयु, तो खिलौना कब? तो पूरी बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 नहीं, उससे पहले। तो पूर्व बाल्यावस्था में ही क्या चाहिए? खिलौना। और उसी को क्या कहेंगे? खिलौना एज, टॉय एज। उत्तर बाल्यावस्था। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? राजस्थान टेट की क्वेश्चन है। कौन सी पूर्व बाल्यावस्था, मतलब पूर्व बाल्यावस्था का विशेषता नहीं है? क्या नहीं विशेषता? तो दल बनाकर रहना। पूर्व बाल्यावस्था में दल बना के रहते हैं, प्री गैंग एज में है वो। अनुकरण करने की अवस्था, अनुकरण जैसे बच्चा जन्म लेता है उसके कुछ समय बाद ही वो अनुकरण करना सीख जाता है। प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था, तो देखिए पूर्व बाल्यावस्था में प्ले जिसको नहीं कर सकते हैं, प्ले जो होता है वो उत्तर बाल्यावस्था होता है। तो सही आंसर इसका है डी नंबर, खेलने की अवस्था, और उसकी विशेषता नहीं है पूर्व बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? भौतिक वस्तुओं उत्तर बाल्यावस्था में है, तो किसमें वो संख्या में समझने लगते हैं? भौतिक वस्तुओं में, तो द्रव्यमान में, द्रव्यमान संख्या, संख्या में, और फिर द्रव्यमान और संख्या में। तो किसमें वो समझने लगते हैं? तो सही आंसर है डी नंबर, द्रव्यमान और संख्या। तो द्रव्यमान और संख्या में जो है परिवर्तन उसको वो समझने लगते हैं। द्रव्यमान का मतलब वजन हो गया, संख्या हो गया। यहाँ पर द्रव्यमान का मतलब हम ज्यादा दिखाते हैं या कम दिखाते हैं, वो उत्तर बाल्यावस्था में वो बच्चे आराम से समझेंगे कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन ज्यादा है, कौन कम है। अगला प्रश्न, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? किनके योगदान का परिणाम है मानव विकास? पहला है अभिभावक और अध्यापक का, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम और वातावरण का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव का विकास में जो योगदान है वो है वंशक्रम और वातावरण। वातावरण और फिर आपका वंश जो है वो परिणाम है किसका? मानव विकास का। सही आंसर क्वेश्चन नंबर डी, छोटा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास के बारे में सत्य नहीं है, ये कौन सा कथन है? तो विकास अंतः प्रक्रिया का फल है। ऑप्शन ए, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है।
ऑप्शन बी विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये आपने पढ़ा होगा ना? नहीं, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये जो है सो सही नहीं है। यहाँ बोल रहा है तो क्या सही नहीं? तो विकास जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये गलत है। यहाँ ये होना चाहिए विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? बस कथन सही नहीं है, यह भी तो आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अंतर्नोद आवश्यकता को मनोविज्ञान परिणाम है। आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। तो यहाँ पर देखें 19 का जो सही आंसर है वो पेपर में ही देखें, आवश्यकता वंदना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ये कथन सही नहीं है। शारीरिक अवस्था है किसकी? आवश्यकता वंचना की। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, या टेट 2011 का प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान का। तो क्रियात्मक अनुसंधान का क्या है? सो देखिए, पहला ऑप्शन नवीन ज्ञान की खोज, दूसरा ऑप्शन शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विकास विज्ञान का विकास, ऑप्शन सी विद्यालय तथा कक्षा के शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाना, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य जो है, तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है एक्शन रिसर्च, वही विद्यालय तथा कक्षा के शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। 21वां शर्म तथा गर्व, सेम एंड प्राउड, छत्तीसगढ़ टेट 2011 का प्रश्न है। जैसे भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो शर्म भी होना चाहिए और गर्व भी होना चाहिए। आप पढ़े होंगे ये जो है कब आता है? तो ये आता है आपका बाल्यावस्था में। कब? बाल्यावस्था में शर्म भी होगा और गर्व भी होगा। बच्चे शर्माएंगे भी और अगर कुछ वैसा अच्छा है तो गर्व करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी था बाल्यावस्था। शिशुअवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं? छत्तीसगढ़ 2011 का प्रश्न है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन करना, या फिर अनुकरण द्वारा सीखना, ये शिशुअवस्था में। तो शिशुअवस्था में अगर हम देखें तो बच्चा क्या नहीं कर सकता है? बच्चा उसमें चिंतन नहीं कर सकता। सीखने की प्रक्रिया में तेजी होती है, सबसे ज्यादा तेजी उसी में होता है, वो ठीक है, विधि ज्यादा होता है उसमें, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होता है, यह भी ठीक है। चिंतन प्रक्रिया उस समय जो है सो थिंकिंग प्रोसेस नहीं होता, किसी भी चीज के बारे में वो चिंतन नहीं करता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति शिशुअवस्था में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती है। अगला प्रश्न, किस मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत व धीमी प्रक्रिया है? मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत व धीमी प्रक्रिया है, छत्तीसगढ़ 2011 का प्रश्न है। किस मनोविज्ञान के अनुसार, मतलब किस मनोविज्ञान ने ऐसा सोच दिया कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? पहला है कोलेंसिक, दूसरा है पियाजे, तीसरा स्किनर और चौथा हरलॉक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, स्किनर। स्किनर के अनुसार क्या है? विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो सही आंसर सी नंबर, स्किनर। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था कब से कब तक? 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई नहीं। तो आपको याद रखना है बाल्यावस्था जो है 12 वर्ष तक होती है। कब तक? 12 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, विकास में वृद्धि का तात्पर्य है। विकास में वृद्धि का तात्पर्य ज्ञान में वृद्धि, वजन में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, आकार, सोच समझ कौशल में वृद्धि। तो यहाँ पर डी नंबर सही होगा आपका, कि आकार में, सोच में, समझ में, कौशल में वृद्धि ही
विकास में वृद्धि का तात्पर्य। परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध छत्तीसगढ़ टेट 2011 का प्रश्न है। परिपक्वता का संबंध किससे? विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से और फिर वृद्धावस्था से। तो परिपक्वता का संबंध जो है वो विकास से है। किससे? विकास से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तनाव और क्रोध, टेंशन एंड एंगर की अवस्था जो है छत्तीसगढ़ 2011 का प्रश्न। कौन अवस्था में? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था? तो तनाव और क्रोध का जो अवस्था है वो किशोरावस्था है। कौन अवस्था? किशोरावस्था। किशोरावस्था में ही बच्चे ज्यादा तनाव में होते हैं, क्रोध में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। एक 13 वर्षीय बालक बात बात पर अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में? देखिए, झगड़ा भी कर रहा है, खुद को सही साबित करना चाह रहा है। छत्तीसगढ़ 2011 का प्रश्न है, वो किस अवस्था में? प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था या फिर बाल्यावस्था? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो किशोरावस्था का लक्षण दिखाई दे रहा है, क्योंकि किशोरावस्था में ही कोई बालक अपने से बड़ों से झगड़ा करता है और खुद सही साबित करने का प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी? बच्चे की वृद्धि, विकास, यहाँ पर देखिए एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो इसमें अब देखिए ऑप्शन ए मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन बी तुलनात्मक विधि, ऑप्शन सी विकासीय विधि या फिर ऑप्शन डी सांख्यिकीय विधि। सही आंसर है विकासीय विधि। डेवलपमेंटल मेथड जो है एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन का सर्वाधिक अच्छी विधि है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, बच्चे के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन कथन है? पंजाब टेट 2011 का प्रश्न है। विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग परिधि की ओर होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पूछा जा रहा है विकास का जो क्रम है कैसे होता है? तो याद रखना विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। इसका मतलब क्या है? विकास का पहले सिर डेवलप करता है, उसके बाद उसका पैर धीरे धीरे, सिर डेवलप होने के बाद सिर के बाद गर्दन, फिर उसके छाती वाले भाग, फिर कमर वाले भाग, फिर पैर वाला भाग उसका विकास करता है। इसलिए विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर है और इसको याद भी रखना है, विकास का जो क्रम है सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न देखें, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में से निम्न में से क्या है? तो विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले जो परिवर्तन है उनमें से क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए दिया है, रूप, दर, अनुक्रम या ये सभी। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि समय के साथ जो परिवर्तन होते हैं उसमें रूप में भी होता है, विकास के दर में भी होता है और अनुक्रम में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है ये सभी। अगला क्वेश्चन, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो किसी भी बच्चे को गर्भ में विकसित होने के लिए कितना दिन का समय लगता है? तो याद रखना 280 दिन। कहीं कहीं अच्छा यही 9 महीना लिखा रहता है, 9 महीना, तो 9 गुने 30 किया जाए तो होता है 270, लेकिन यहाँ पर याद रखना है आपको 280 दिन होता है किसी भी बच्चे का गर्भ में विकास होने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु का भार। तो नवजात शिशु का जो भार है वो कितना होता है? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या फिर 9 पाउंड? तो याद रखना है 7 पाउंड। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं 7 पाउंड बराबर कितना किलोग्राम होगा? लगभग
3 किलोग्राम होता है। और ये बिहार टेट 2011 का प्रश्न है। अगर आप एस टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी टीआरई का तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। बिहार टेट 2011 का प्रश्न, विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, या फिर विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो आप जानते हैं ये तीनों सही है, लेकिन विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं। मशीन के तहत हम इसको तेज नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो रहा है, क्योंकि विकास का सिद्धांत नहीं, तो विकास का सिद्धांत इसमें क्या नहीं, विकास मशीनी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पर्यावरण, स्वास्थ्य या आहार। आहार का मतलब भोजन, या फिर ये सभी। तो आंसर आपका होगा ये सभी, क्योंकि पर्यावरण के कारण भी वृद्धि प्रभावित होता है, स्वास्थ्य के कारण भी। अगर कोई बच्चा लगातार बीमार हो रहा है तो वृद्धि बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। आहार के कारण भी, अगर भोजन पर्याप्त न मिलेगा और सच में बहुत अच्छा वृद्धि करेगा तो संभव नहीं। तो ये सभी, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, विकास शुरू होता है, विकास कब शुरू होता है? उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था। तो प्रसव पूर्व अवस्था का सही आंसर हो जाएगा। इसका याद रखना है, विकास जो शुरू होता है वो भ्रूण से ही हो जाता है। जिससे निषेचन की प्रक्रिया होता है, फर्टिलाइजेशन का, उसी समय से विकास शुरू हो जाता है। और फिर तब से लेकर कब तक चलता है? जब तक वो मर नहीं जाते हैं तब तक, मतलब गर्भ से लेकर ये कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया होता है विकास। तो याद रखना है प्रसव पूर्व अवस्था में। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। एसई टेट 2012 का, मैं 11 का सारे प्रश्न देख लिए, 12 वाला देख रहे हैं। 12 के बाद फिर 13, 14, 15, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अगला प्रश्न, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? ऑप्शन ए, विकास के परिणाम स्वरूप होते हैं, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो ये कैसा संबंध है, इसके बारे में बात करना है। तो याद रखना है, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। क्रमिक का मतलब एक क्रम की ओर होता है। कैसे होता है? एक क्रम की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत, विकास की प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, विकास सभी का विकास दर समान नहीं होता है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाला प्रक्रिया नहीं है। तो विकास का सिद्धांत क्या है? तो विकास का सिद्धांत आपका ये हो गया, सभी का विकास दर समान नहीं होता है, ये विकास का सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो रहा है। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छा है? नर्सरी कक्षा से अगर कोई शुरू कर रहा है क्लास, तो उसके लिए जो विषय वस्तु हम चुनेंगे वो क्या होगा? तो याद रखना है, इसमें ऑप्शन ये दिया है, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस या मेरा विद्यालय। तो अगर नर्सरी कक्षा में कोई बच्चा पहले दिन पढ़ने आया और हम उसको अगर विद्यालय के बारे में बताएंगे या पड़ोस के बारे में बताएंगे, मित्र के बारे में बताएंगे, तो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा जितना ज़्यादा वो इंटरेस्ट होगा अपने परिवार के बारे में समझने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सही है, मेरा परिवार। तो मेरा परिवार विषय वस्तु होना चाहिए किसके लिए? नर्सरी कक्षा के लिए। अगला प्रश्न, माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो जब माँ बाप के साय से बाहर निकल जाता है तो
अपने बालकों की संगत को पसंद करते हैं वो किस अवस्था में, तो पूर्व किशोरावस्था में। पूर्व किशोरावस्था का मतलब है किशोरावस्था में पहुंचने वाले उस समय की अवस्था जो होती है उसमें। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का। उद्दीपन का किससे है, तो उद्दीपन का जो संबंध है ऑप्शन ए परिवर्तन, बी प्रतिक्रिया, सी प्रयास या डी परिणाम। तो उद्दीपन का जो संबंध है वो प्रतिक्रिया से जो संबंध है उद्दीपन का वही संबंध है विकास का परिपक्वता से। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका है परिपक्वता ने प्रतिक्रिया, उद्दीपन प्रतिक्रिया, विकास परिपक्वता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। सीटेट 2013 का प्रश्न है, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं को जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन सा कथन बच्चे के विकास के परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। तो यहाँ पर ये देखना है कि समर्थन क्या कर रहा है। तो पहला जो दिया है, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं, सही है, जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते, यह भी सही है। पिछले कुछ दशक में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई। ये समर्थन करता है कि इसका विकास में परिवेश का। ऑप्शन नंबर बी इसका ज्यादा सही आंसर है बाकियों से। अगला प्रश्न, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव वाले काल। तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, किशोरावस्था बोलते हैं उसको। क्या, किशोरावस्था, दबाव और तनाव वाले काल। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक शिक्षा में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। तो देखिए, पहला बार जब आता है तो वो चिल्लाता है, लेकिन बाद में वो चिल्लाता नहीं, उसका शरीर की जो गर्दन की पेशियां, कंधे की पेशियां, वो तन जाता है। मतलब उनको उससे पता है कहीं वो डांट पड़ेगी। तो ऐसा कब होता है, किस सिद्धांत पर आधार हो सकता है, तो विभेद व एकीकरण के लक्षण के सिद्धांत, और यही इसका सही आंसर है। विकास के क्रम में प्रकार से होता है, ये उतना सार्थक नहीं। विकास निरंतर ये होता है, इसका यहाँ संबंध नहीं। विकास निरंतर ये होता है सही है, लेकिन यहाँ इसका संबंध नहीं। अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न होता है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर संबंध नहीं इसका। तो यहाँ पर जो सार्थक संबंध है वो ये है कि विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे, तो क्या मांग करता है, इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र का विकास में हो। दूसरा, कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। तीसरा, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। और दूसरा, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है, क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से मांग करता है कि वे, तो शिक्षकों से क्या मांग करता है, क्या इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र में हो। नहीं, संज्ञानात्मक क्षेत्र में नहीं हो, सारे क्षेत्र में हो, ये नहीं होगा। दूसरा, कठोर अनुशासन बनाए, नहीं, क्योंकि बच्चे अक्सर जो है सो हल्ला उल्ला जो भी करते हैं, लेकिन हम बहुत कठोर अनुशासन नहीं बना सकते। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो रहा है। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार, मतलब जिस प्रकार से बच्चे का ज्ञान का लेवल है उसी के अनुसार हम जो युक्तियां का अनुकूलन करेंगे,
या पालन करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में स्वीकार्य है? तो भाई बहन एवं अध्यापक एवं साथी, साथी माता पिता, या फिर माता पिता और भाई बहन। तो देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था है उन भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में बात किया जा रहा है जो एक समूह में स्वीकार्य है। तो यहाँ पर माता पिता और भाई बहन होगा सही आंसर, चूंकि उसमें भाई बहन और अध्यापक का स्वीकार नहीं करेगा। ये दोनों में अध्यापक है, साथी भी उसमें उतने सार्थक नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, माता पिता और भाई बहन। निम्नलिखित में कौन सा आयु में प्रतिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? प्रतिवर्ती बाल्यावस्था मतलब बाल की बाल्यावस्था, उत्तरवर्ती बाल्यावस्था, तो ये 6 से 11 साल। जन्म से 6 साल हो गया शैशवावस्था, 6 से 11 नहीं, जन्म से 2 साल शैशवावस्था, 2 से 6 साल बाल्यावस्था कह सकते हैं। और ये पूर्ववर्ती हो गया, 6 से 11 जो है उत्तरवर्ती या पूर्ववर्ती बाल्यावस्था है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से मांग करता है कि हम बताए थे अभी। चलिए अगला क्वेश्चन है 2015 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है उसको फिर से देखते हैं। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से मांग करता है कि कठोर अनुशासन बनाए। नहीं, कठोर अनुशासन वाला तो कभी सोचना ही नहीं। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। उसमें भी यही देखे थे, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन को आगे पीछे किया है तो आप तैयारी करेंगे तो ऑप्शन आगे पीछे होगा, दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार युक्तियों का अनुकूलन करेंगे। अगला प्रश्न है शैशव काल की अवधि। तो शैशव काल की अवधि जो है पूछा गया है यहाँ पर। शैशव काल की अवधि याद रखना है आप लोग को, कब से कब तक? तो जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष शैशव काल, 2 से 6 पूर्व बाल्यावस्था, 6 से 11 उत्तर बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, विकास खाली जगह से की ओर बढ़ता है। तो याद रखना है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन नंबर ए। तो ये 50वां क्वेश्चन था, विकास खाली जगह से की ओर बढ़ता है, 2015 सीटेट का परिचय का प्रश्न है। तो यहाँ पर याद रखना है आपको सामान्य से विशिष्ट की ओर। और इसी के साथ आज का ये क्लास जो कि 50 क्वेश्चन का हो गया और समाप्त होता है। अगले फिर क्लास में हम जैसे क्वेश्चन नंबर 51 से 107 तक लेके जाएंगे, जो कि सीटेट 2022 तक का प्रश्न है उसमें। अब क्वेश्चन नंबर 51, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेता है तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। और इसको क्या कहा जाता है? वयस्क जो है सहयोग से सामंजस्य कर ले रहे हैं, बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर का प्रदर्शन की प्रगति को सुगम कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए देखें तो समीपस्थ विकास, बी सहयोग देना, सी सहभागी अधिगम, या डी सहयोगात्मक अधिगम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहयोग देना। वहां पर वयस्क जो है क्या कर रहे हैं? सहयोग देने का काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52, जो कि सीटेट 2015 का प्रश्न है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा खाली जगह के बजाय खाली जगह अधिक है। तो जब मध्य बाल्यावस्था में होता है उसमें उसका जो भाषा होता है वो कैसा होता है? तो ऑप्शन ए, यह केंद्रित और सामाजिकृत, दूसरा सामाजिकृत एवं यह केंद्रित।
फिर से देखते हैं, मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिक के बजाय अधिकतर यह केंद्रित होता है, मतलब खुद के अंदर एक गर्व होने वाली बात होता है, और ये कब होता है? मध्य बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो रहा है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 में है, निम्नलिखित में कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? विकास और अधिगम के बीच का जो संबंध है सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ने का कथन क्या है? तो विकास अधिगम विकास के पीछे रहता है। अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द है। अधिगम होगा विकास होगा, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है, या फिर विकास अधिगम से स्वतंत्र है। तो देखिए, विकास अधिगम से स्वतंत्र नहीं है, ये नहीं होगा। अधिगम और विकास समानार्थ के परिभाषिक शब्द है, नहीं। अधिगम अलग चीज है और विकास अलग चीज है। अधिगम विकास से पीछे होता है, ये भी नहीं है। अधिगम पहले होगा, विकास बाद में होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका ये है, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। अंतर संबंधित का मतलब एक दूसरे से संबंध है, लेकिन एक जटिल तरीके से। ऑप्शन नंबर सी आपका ज्यादा राइट आंसर है। तो विकास और अधिगम के बीच में संबंध, विकास और अधिगम एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित होते हैं। सीटेट 2015 का प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। विकास संशोधन योग्य होता है। देखिए, 3 गो ऑप्शन तो सही है, यही एक ऑप्शन है जो नहीं है। संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, निर्भर करता है, लेकिन वही सब कुछ निर्धारित करेंगे वैसा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? प्राथमिक स्तर का शिक्षक है, उसके लिए महत्वपूर्ण गुण क्या है? यूपीटेट का लेवल 1 2015 का क्वेश्चन है। शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान होना तो चाहिए। उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और लगन। बहुत ही टफ क्वेश्चन किया है। प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है आपका धैर्य और लगन। अब ठीक है, शिक्षण विधि को बहुत सक्षमता से जाने, विषय का ज्ञान खूब है, लेकिन अगर धैर्य और लगन नहीं होगा तो बहुत बेहतर तरीके से रिजल्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, धैर्य और लगन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। जी नहीं, प्रक्रिया निरंतर चलने वाले। विकास की सभी प्रक्रियाओं से अंतर संबंधित नहीं। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये सही है। विकास में से रेखीय होते, नहीं रेखीय नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। विकास, सभी की विकास दर समान नहीं होता, किसी में कम होता है, किसी में अधिक होता है। अगला प्रश्न, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को शिक्षण विधि बदल देना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाएं, कक्षा से चले जाएं, या फिर कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ किया जाए, शुरू किया जाए। तो देखिए, अगर विद्यार्थी पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं तो शिक्षक को क्या चाहिए? शिक्षक को शिक्षण विधि बदल देनी चाहिए। आप जिस शिक्षण विधि से पढ़ा रहे हैं उसको अगर बदल देंगे तो शायद बच्चे रुचि लेने लगे। अगला प्रश्न, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। कौन करता है? तो शिक्षार्थी की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने में,
शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए या उचित स्थापित करने में, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो यहाँ पर अगर देखें सबसे अच्छी जो है इसमें, तो शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। तो जो शिक्षक हैं वो शिक्षार्थी के अलग अलग जो अधिगम शैली हैं भिन्न भिन्न, मतलब सभी बच्चे तो एक जैसे सीखेंगे नहीं, और अगर उसके प्रभावी तरीके से वो संबोधित कर लें तो बच्चे को विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए आसान हो जाएगा, सहायता वो करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विधि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? विधि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है तो ऑप्शन ए निरंतरता, नहीं ये तो है निरंतर चलने वाले विकास की प्रक्रिया। समन्वय, समन्वय विकास में नहीं होता है, वर्गीकरण होता है, व्यक्तिगतता होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर देखें तो समन्वय नहीं, वर्गीकरण का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में है लेकिन बी होना चाहिए। अगला प्रश्न, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह खाली जगह नमूने का अनुकरण करता है। यह व्यवस्थित या प्रत्याशित क्रम और व्यवस्थित एड़ी से चोटी, एड़ी से चोटी नहीं होगा, चोटी से एड़ी होती। तो यहाँ पर जो सही आंसर है क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है। विकास का नमूना जो है क्रमबद्ध व व्यवस्थित, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक उचित है? विकास के लिए सीटेट 2016 का प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकलयामी है, विकास पृथक होता है, विकास जन्म से प्रारंभ होकर होता है और समाप्त होता है। नहीं, तो उचित विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन उचित है? तो यहाँ पर ये विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास का एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अगला प्रश्न, विकास के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में होते, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ज्यादा सही आंसर है, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। मध्य बचपन की अवधि, तो मध्य बचपन की अवधि, बचपन के मध्य की जो अवधि है वो है 6 से 11 साल, 6 से 11 साल, इसे को कहेंगे उत्तर बाल्यावस्था। मनोलैंगिक विकास में सुताप व्यवस्था का वर्ष है, तो इसके लिए जो वर्ष है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए 2 से 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से यौवन तक, ऑप्शन सी 18 से 20 या फिर ऑप्शन डी 20 से 22। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 से यौवन तक। 6 से यौवन तक का जो पीरियड होता है वो आपका है सुप्तावस्था, लेटेंसी पीरियड, मतलब तब तक आप सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो आप जानते हैं कि समान प्रतिमान कभी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो ज्यादा सटीक आंसर है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है आपका वो मेरेडिथ का है। मेरेडिथ का कथन क्या है? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विकास वृद्धियों में विकास दो अलग अलग आयाम है। वृद्धि जीवन पर्यंत चलता है, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है,
या फिर विकास सतत प्रक्रिया है। तो इनमें कौन सही नहीं है? तो अगर यहाँ देखें तो विकास सतत प्रक्रिया है, ये तो आप जान रहे हैं। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही भाग है, ये भी सही है। वृद्धि जीवन पर्यंत चलता है, नहीं, वृद्धि जो है जीवन पर्यंत नहीं चलता है। वृद्धि एक आयाम के बाद रुक जाती है, लेकिन यहाँ पर वृद्धि का मतलब विकास से है, तो ये भी सही है। वृद्धि एवं विकास दो अलग आयाम है, नहीं, वृद्धि और विकास दो अलग आयाम नहीं, एक ही आयाम है। तो सही आंसर इसका हो गया वृद्धि और विकास एक ही आयाम है। ऑप्शन नंबर ए कथन सही नहीं है। इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? सुजनन शास्त्र के पिता किसे कहते हैं, ये पूछा जा रहा है ऑप्शन में। ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी गाल्टन, ऑप्शन सी रास और ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो सुजनन शास्त्र के जो पिता हैं उसको गाल्टन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। खाली जगह के अलावा निम्नलिखित कारकों से खेल युवा बच्चों के विकास का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी या उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। ऑप्शन सी या समय बिताने का एक सुखद तरीका है। या फिर ऑप्शन डी वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो यहाँ पर 69 का अगर देखें तो सबसे सही आंसर जो है विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह समय बिताने का सुखद तरीका है के अलावा निम्नलिखित कारकों। तो यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है के अलावे निम्नलिखित कारकों में खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो समय बिताने का ही तरीका नहीं, विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।